अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हमारी जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट थी उसके हाफ क्वेश्चन तकरीबन हमने कर लिए थे और हाफ शॉर्ट क्वेश्चन आज हम करने लगे हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया होता है, वही थ्योरी जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी होती है वहीं से होते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं और दूसरा एमसीक्यूज में होते हैं कि ये एमसीक्यूज में किस तरह से ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो करेक्ट वन है वो हमने बताना होता है। और आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। तो इसके क्वेश्चन के भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, ये हमारे पास 3 सेगमेंट्स गिवन हैं। हमने बताना है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन्होंने बता दी है वो हमारे पास आती है 282। यानी कि मैग्नीशियम को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो उसका जो एटॉमिक नंबर हमें नज़र आता है वो है 12। तो ये 2 और 8 10 और 2 ये भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो इसका सेगमेंट है, जो पहला इस क्वेश्चन का टुकड़ा है उसमें वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन दी आउटरमोस्ट शेल, के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम मैग्नीशियम की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हम ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एटम के दरमियान में होता है जी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखें हमारे पास कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने 12 पूरे करने हैं। के फर्स्ट शेल होता है हमारे पास के, दूसरा होता है हमारे पास एल और थर्ड होता है हमारे पास एम। अब देखना है कि अगर इनमें इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पूरे होते हैं तो हम क्या करेंगे, एक शेल और ड्रा कर लेंगे इसी तरह से। अब देखिए पहले में आते हैं दी अकॉर्डिंग टू द रूल 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में आते हैं 8, और इस तरह तीसरे में आते हैं हमारे पास 18, और चूंकि 18 बचते नहीं हैं, टोटल कितने हैं 12 हैं। 2 और 8 कितने हो जाते हैं 10, 10 और 2 कितने होते हैं 12। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो है हमारे पास 2। तो ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो फर्स्ट है कि कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा मुकम्मल है। और इसके अलावा जो पी पोर्शन है, इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, किस सब शेल में जो आउटर मोस्ट, कौन सा ऐसा शेल है जो कि आउटर मोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा सब शेल है जो कि आउटर मोस्ट में आएगा, जो कि सबसे बाहर आएगा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वो हमारे पास रूल गिवन है, हम देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले आता है हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, आगे आता है हमारे पास 3s2। तो ये जी आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गिन लेना है और गिन के आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पूरा करना है। कितने करने हैं, 12 पूरे करने हैं। तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं 4, और 6 कितने हो जाते हैं 10, 10 और 2 कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। और ये हमारा जो सबसे बाहर शेल आ रहा है, आउटरमोस्ट आ रहा है सब शेल, वो है 3s2। तो 3s2 में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास वो 2 हैं, और 3s से इसका आउटरमोस्ट शेल है मैग्नीशियम का। और इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड सेगमेंट है, वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को खोने की सलाहियत क्यों रखता है, उसका इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान क्यों है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। हम इंशाल्लाह जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है वहाँ पे हम जाके सीखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स क्या होते हैं। तो इसकी वजह ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करता है
क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसा होता है? ऐसा एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान रखता है, जो इलेक्ट्रॉन खोने की सलाहियत रखता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता है, इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत रखता है। अब देखें, एक एटम ऐसा है जो कि मैग्नीशियम है, ये क्या करेगा? हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब लूज करेगा तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कमी हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे तो जो हमारे पास चार्ज आएगा वो कितना आएगा? +2 आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो +1 चार्ज आ जाते हैं। अब देखें, ये हमारे पास है मैग्नीशियम। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम आयन। अब देखिए, हमारे पास ये जो मैग्नीशियम आयन बना है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारे पास जो इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो सलाहियत है इसी वजह से है कि इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये मैग्नीशियम जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को खोने की इसमें रुझान है, सलाहियत है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 8, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट इज गेन एन इलेक्ट्रॉन। हम इसी एटम की एग्जांपल लेंगे। वो पूछ रहे हैं कि एक एटम में क्या होगा, चार्ज की नेचर क्या होगी जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम है या कोई भी एटम है, सपोज कर लें हम ये स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं कि ये हमारे पास एटम है। फर्ज करें इसने, ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खो देगा। यानी कि अगर इसके आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये शेल भी ख़त्म हो जाएगा। और ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आपने समझने की कोशिश करनी है। जब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए तो क्या होगा? वो तो शेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि शेल किस लिए होते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए होते हैं। अब देखें, इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। +2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज निकल गए हैं। अब देखें, जब नेगेटिव चार्ज निकलने का मतलब क्या है? इस पे पॉजिटिव फिर क्यों आया? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन नंबर, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो भी कितने हैं? 12 हैं। इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं? 12 हैं। अब देखें, 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हुए? निकल गए। तो यहाँ पे यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कितने हो गए हमारे पास? जो शेल में होंगे वो होंगे 12 के बजाय 10 हो जाएंगे। अब 12 के बजाय 10 होंगे तो 2 चूंकि निकल चुके हैं, तो इसका मतलब है जो प्रोटॉन है इससे 2 गुना ये दो प्रोटॉन ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और प्रोटॉन कितने हो गए हैं? 12 ऑलरेडी इसमें पड़े हैं, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, निकल सकते ही नहीं। अब देखें, हमारे पास जो प्रोटॉन है वो 12 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। अब देखें, जब हम 10 में से 12 में से 10 निकालेंगे तो कितने होंगे हमारे पास? ये +2 चार्ज इस पे आ जाएगा, यानी कि 2 प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए। तो इस पे जो चार्ज आएगा, चार्ज की नेचर जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। इसका उल्ट कर दें, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हम उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो क्या होगा? प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, नेट चार्ज जो उस पर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? ऐड हो गए। बिल्कुल ये जो मैंने आपको समझाया इसका उल्टा आप कर दें। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें और निकालें ना, पहले कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे? इसमें 2 पड़े होंगे, 2 और डाल दें तो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब देखें, 14 हो गए और प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन तो उतने ही 12 पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि 2 जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उसका 2 चार्ज जो है वो नेगेटिव की सूरत में बढ़ जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है कि जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपने क्वेश्चन इस लिहाज से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम
235 इज यूज्ड। तो यूरेनियम 235 का यूज हमने देखा है कि ये एक पीसफुल एनर्जी का सोर्स है, यानी कि इसके न्यूक्लियस को तोड़ के हम एनर्जी ले सकते हैं, प्लस और भी कुछ पार्टिकल्स हमने देखे थे, क्रिप्टॉन वगैरह, यानी कि इससे जो बेसिक हमारे काम की चीज़ है वो एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी को टरबाइंस चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उन टरबाइंस को फर्दर आगे क्या करते हैं, जनरेटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उस जनरेटर से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यानी कि हम एनर्जी को लेने के लिए क्या करते हैं, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अ पेशेंट हैज गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। हमारे पास एक पेशेंट है, वो उसको गोइटर हो गया है, गिलड़ हो गया है, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो वो हमने पढ़ा था, हमारे पास था आयोडीन 131। आयोडीन 131 को हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ गोइटर। तो ये गिलड़ का पता चलाने के लिए हमारे पास जो आइसोटोप है वो है आयोडीन 131 को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, गोइटर की डिटेक्शन के लिए, गोइटर की पहचान के लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। आप ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गैस की नेचर पे डिपेंड करती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव रेज हैं, इन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है जी। तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये जब हम इन्हें एक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो बजाय ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने के ये क्या होती हैं, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, और इससे पता चलता है कि इन पे जो चार्ज है ये पॉजिटिव है। और ये हमारे पास 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसकी हैं, हमारे पास पॉजिटिव रेज की हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि 2 इसके पार्ट्स थे जो हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किए हैं। एक तो ये था कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू दी रदरफोर्ड ये क्या देता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं, और एक ये था कि इसमें कोई एनर्जी शेल्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मुसलसल क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता हुआ अल्टीमेटली क्या करता है, इस न्यूक्लियस से टकरा जाता है। जब इससे टकराएगा या न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा, एटम की तो साख्ती क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक तो फॉल्ट ये था कि एटम रिवॉल्व करता करता विदाउट एनी शेल क्या करता है, इसके साथ टकरा जाता है। जब टकराएगा तो क्या होगा, एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एटम की स्ट्रक्चर है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा देखा था हमने कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये क्या देते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं। लेकिन बाद में ऑब्जर्व किया था, जो बोहर ने ऑब्जर्व किया है उसने बताया था ये हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देते बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो ये इसके 2 मेजर फॉल्ट थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास 13, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी। एज लॉन्ग एज, जितनी देर एक इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर रहता है वो क्या करता है, ना तो एनर्जी इमिट करता है ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो फिर करता क्या कब है, ये हम आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन डज इट इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, कब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, खारिज करता है या क्या करता है, जज़ब करता है। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं एक जनरल सी एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ जी। तो हमने बताना है कि एक एटम, एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जब तक एक शेल के अंदर रहेगा, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर रहेगा, ना तो वो एनर्जी इमिट करता है ना ही वो अब्जॉर्ब करता है। लेकिन कब करता है, ये क्वेश्चन, व्हेन डज इट इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, कब ये एनर्जी को जज़ब करता है, कब ये इमिट करता है। तो इसका आंसर हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस होने जा रहा है। अब देखें, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा है कि डिफरेंट शेल्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब तक ये इलेक्ट्रॉन
ऐसे इसी शेल्स के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा, या ना तो ये एनर्जी इमिट करेगा ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में घूमता रहेगा तो ना एनर्जी इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन कब करेगा, तो बताया जाता है, आप हमने एक थ्योरी पढ़ी है कि जब इलेक्ट्रॉन को यहां से इस शेल में लाया जाता है या इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में लाया जाता है, तब जाके कुछ एनर्जी चेंजेस होती हैं। अब देखें, और दूसरा क्या है, या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाया जाता है या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाया जाता है, तब जाके कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां आती हैं। और वो क्या आती हैं हम डिस्कस कर लेते हैं जी। तो रूल ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, अपनी एनर्जी को खोएगा, अपनी एनर्जी को खारिज करेगा। और दूसरा क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर से, ये हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल है और ये इसकी निस्बत लोअर है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर वाले में जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर वाले में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। जब लोअर से हायर से लो में आएगा तो क्या करेगा, ये इमिट करेगा। जब लोअर से हाई में जाएगा ये क्या करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। और इसके एग्जांपल मैं ऐसे देता होता हूं। अब देखें, अब बताया जाता है कि आपकी जो कंपनी है वो ही आपका सब कुछ होती है। जिस तरह आप अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं और आप एक अपनी जो आपके एक फैमिली क्राइटेरिया होता है उससे भी आप पहचाने जाते हैं। अब देखें, हमें वालिदैन नसीहत करते हैं कि आप एक अच्छी कंपनी बनाएं, क्योंकि एक अच्छी कंपनी आपकी पहचान होती है। अब देखें, इस एग्जाम्पल से आपने समझना है, जब एक बंदा जिसका जो रैंक है, जिसका जो स्टेटस है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, अब देखें जब वो लो लेवल वाले स्टेटस ऐसे ही कंपनी में बैठेगा जो कि इंतहाई गिरी हुई है, इंतहाई लो दर्जे का उनका स्टेटस है, जब वो लो करैक्टर आदमियों में, लो करैक्टर इंसानों में बैठेगा तो वो क्या करेगा, उसका जो अपना करैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। वो लोग क्या समझेंगे कि ये जो नीचे वाले में आया है, लो लेवल में आया है, तो ये भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है। बिल्कुल ऐसा है जिस तरह के ये आमला दूसरे आदमी जिस कंपनी में वो बैठे है वो बिल्कुल जो उसका अपना करैक्टर होगा वो खो देगा। और लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ये यार कि हमारे पास ये जो आदमी है ये बिल्कुल इसी तरह का है, जैसे ये लो स्टेटस के लोग फिर रहे होते हैं या जिनका करैक्टर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो वो बिल्कुल उनकी लिस्ट में आ जाएगा। अब आपने समझना, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये है हाई एनर्जी लेवल का, जब इसमें आएगा तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी इमिट करेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के से एक हाई रैंक का बंदा था, एक हाई करैक्टर, एक अच्छा करैक्टर का बंदा था, जब वो गंदे करैक्टर वाली कंपनी में आएगा तो क्या करेगा, अपना करैक्टर खो देगा, लोग उसे भी बुरा समझेंगे। तो बिल्कुल इस तरह ये जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी क्या करेगा, जब लो में आएगा तो हाई एनर्जी जो कि इसकी अपनी है वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को खो के किस में आएगा, लो में आएगा। बिल्कुल इसकी उल्टे एग्जांपल, अब एक आदमी ऐसा है जिसका करैक्टर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो बुरा है, लेकिन वो एक कंपनी इस तरह की इख्तियार कर लेता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो लोग क्या कंसीडर करेंगे कि यार इसका उठना बैठना एक अच्छे लोगों के साथ है तो ये एक अच्छा इंसान है। चाहे वो एक लो फैमिली और लो करैक्टर फैमिली से तल्लक रखता है तो बिल्कुल लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ये एक अच्छी मतलब कि इसके जो एटिकेट्स हैं, इसका जो रहन सहन है ये अच्छे लोगों में है, तो जाहिर सी बात है ये अच्छा है। तो आप समझिएगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले शेल में जाएगा तो ये क्या करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस आदमी ने जो लो करैक्टर का था उसने एक हाई करैक्टर फैमिली में जाके एक इज्जत पा ली, बिल्कुल इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, जब हाई शेल में जाएगा तो ये इनकी एनर्जी को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल इस तरह हमारी जो नेचर है, मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताता चलूँगा, केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है और ये एक जनरल जो रूल्स हम हमारी सोसाइटी में फॉलो होते हैं बिल्कुल उसी तरह जो हर चीज़, हर नेचर एक ही रूल पे वर्क कर रही है। किताब है वो भी हमें यही कहती है कुरान मजीद के गौर व फिक्र करने वालों के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ है। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आने वाले लेक्चर में हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।